Topic: Conventional Software Management Performance of Project Management. This topic is for 6th semester student. Its its code is CS604 RGP Bhopal Unit 1 Conventional Software Management. Its content is summary about the conventional software management in theory and in practice. इसमें हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताएंगे कि इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्या होता है, जस्ट समराइज किया जाएगा। एंड मेन टॉपिक है कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस क्या होता है। इस वीडियो के अंदर ये समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। जैसा कि आप जानते हैं आज क्या है, 16 मई है 2020, सिक्किम स्टेट डे इन सिक्किम सिक्किम दिवस है आज 2020। सिक्किम स्टेट हुड डे 2020 सिक्किम वासियों के लिए आज का ये दिन बेहद खास है क्योंकि आज सिक्किम दिवस सिक्किम डे बनाया जा रहा है। 16 मई 1975 के दिन सिक्किम के आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। इस साल पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का यह राज्य अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। दरअसल आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा होते हुए भी सिक्किम आज़ाद था, लेकिन साल 1975 में आज ही के दिन पूर्वोत्तर के इस राज्य को भारत का 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जिसके बाद यहाँ राजशाही शासन का समापन हो गया। और दरअसल आज़ादी के समय सिक्किम की भारत के साथ एक संधि हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत द्वारा देखे जाएंगे। तो ये था सिक्किम दिवस 2020। अब हम जानेंगे समरी अबाउट द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। Conventional software management practice are sound in theory, but practices is tied to outdated technology and techniques. तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है उसकी जो प्रैक्टिस है, मतलब थ्योरी के बेसिस पे हम देखें तो वो क्या थी, सही थी, ठीक है। बट हम जब बात प्रैक्टिकल के बेसिस पे करते थे तब वहाँ हम कह सकते थे टेक्नोलॉजी और टेक्निक क्या थी, सबके सब आउटडेटेड थी। इसकी वजह से वो क्या हो रहा था, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट, द बेस्ट थिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर इज इट फ्लेक्सिबिलिटी, या द फर्स्ट थिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर इज इट फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों पॉइंट में बोले। तो बेस्ट पे क्या बोला उसने, इट कैन बी प्रोग्राम टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते थे, प्रोग्राम हम कुछ भी कर सकते थे, ऑलमोस्ट एनीथिंग कर सकते थे। बट जब हम बात करते हैं किसकी, वर्स्ट की बात करते हैं, द ऑलमोस्ट एनीथिंग मतलब कैरेक्टरिस्टिक हैज मेड इट डिफिकल्ट टू प्लान करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था उसमें। मतलब सॉफ्टवेयर को मैनेज करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल इज द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेबल था कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता क्या है। द नंबर ऑफ एनालिसिस वर डन, जो नंबर ऑफ एनालिसिस जो हुए थे वर परफॉर्म ऑन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे, वो मिड 1990s पे हुए थे। उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जो भी थे, हमने ये फाइंड आउट किया था जो सक्सेस रेट थे किसके, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, सॉफ्टवेयर सक्सेस होने के, वो बहुत ही कम थे एज कम्पेयर टू फेलियर रेट से, ठीक है। द सक्सेस रेट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज वेरी लो। So the three analysis given the same generic conclusions. First point is software development is still highly unpredictable. Only 10% of software project are deliverable successfully within the initial budget and schedule time. सबसे important 10% ही सॉफ्टवेयर जो थे क्या होते हैं, डिलीवर होते सक्सेसफुली, बाकी तो मैक्सिमम जो थे वो फेल ही थे, और वो भी ऑन बजट थे और वो ऑन टाइम पे हुए थे, इसलिए से 10% ही बोला गया है। मैनेजमेंट डिसिप्लिन इज मोर डिफरेंशिएटेड इन सक्सेस और या फेल्योर देन आर टेक्नोलॉजी एडवांस। अब क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट का फेल होना और सक्सेस होना, किसकी बात कर रहे हैं, सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट, ऑन प्रोजेक्ट या ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। वो यह हम इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, रेदर देन द टेक्नोलॉजी एडवांस इट इज द मैनेजमेंट डिसिप्लिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मतलब टेक्नोलॉजी की बजाय, एडवांस होने की बजाय मैनेजमेंट का जो था वो किसका रिस्पॉन्सिबल था, सक्सेस और फेलियर होने पर, मतलब प्रोजेक्ट के फेलियर होने पर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट ध्यान नहीं रखता था, क्योंकि मैनेजमेंट अगर प्रॉपर ध्यान दे तभी तो वो चीज़ रेक्टिफाई हो सकती थी। लास्ट पॉइंट है द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर स्क्रैप एंड रीवर्क इज इंडिकेटिव ऑफ इमेच्योर प्रोसेस।
थर्ड पॉइंट है, टू ऑफन देयर इज टू मच स्क्रैप एंड रीवर्क। मतलब इसका मतलब है कि ये देखा गया था कि स्क्रैप और रीवर्क बहुत ज़्यादा था जो प्रोजेक्ट बनाया जाता था। द एंटायर प्रोसेस इज इमेच्योर। जो भी प्रोसेस बनाई जाती थी, जो भी प्रोसेस बनती थी बाय द प्रोजेक्ट या इनसाइड द प्रोजेक्ट, वो इमेच्योर थी और जिसको हम कभी भी यूज़ नहीं कर पाते, नॉट इनफ रीयूज, मतलब पर्याप्त नहीं थी उसको यूज़ करने के लिए। इसके वजह से हमको क्या बार बार क्या करना पड़ता, नए नए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने पड़ते थे और बार बार नए नए कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता था, मतलब उनको यूज़ नहीं कर पाते थे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं हमारे ऑलरेडी। ठीक है, बिफोर आई विल डिस्क्राइब द वाटरफॉल मॉडल इन प्रैक्टिस, आई विल जस्ट स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिग्म। सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है पैराडिग्म का, मतलब सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था 1960 के पहले जो था वो है वाटरफॉल मॉडल। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजी मॉडल था। ऑल द फेज ऑफ SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स में विल फंक्शन वन आफ्टर इन अ लीनियर मैनर्स। जो भी सिक्वेंसिंग थी वो लीनियर मैनर में थी, जो एक के बाद एक ही सीक्वेंस कर सकते थे, कहीं भी हम रिपीटेशंस नहीं कर सकते थे, या यूँ बोलो कि कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती थी। मतलब पहला वाला सीक्वेंस कंप्लीट होगा, देन सेकंड वाले सीक्वेंस पे हम जंप करेंगे। ठीक है, दिस इज दैट इज व्हेन द फर्स्ट फेज is finished, then only the second phase will start and so on, just like. The waterfall model was the first process model to be introduced and also called the linear sequential life cycle model. इसे हम क्या बोल सकते हैं? linear sequential life cycle model भी हम कह सकते हैं। So we can examine this model in two ways, in theory or in practice. Clear है? So in last video I already covered the waterfall model in theory. So in theory, Mr. Royce ने एक पेपर प्रेजेंट किया। उस पेपर का नाम था द मैनेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ये पेपर IEEE में पब्लिश किया था और उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें रखे थे। फर्स्ट था एनालिसिस एंड कोडिंग। एनालिसिस एंड कोडिंग वो काम था जो बहुत ही क्रिएटिव वर्क था और जिसके बेसिस पे ही एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जा सकता था यूजफुलनेस से। नेक्स्ट था कि मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमने एक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो था एसोसिएट किए थे, जिसमें हमने इसके अलावा जो दूसरे मॉडल्स थे या ये बोलो दूसरे फेजेस थे उसको बताए थे। वो तो रिक्वायरमेंट फेजेस बताया था, टेस्टिंग फेज बताया था हमने, और वेरिफिकेशन फेजेस बताए थे जो एनालिसिस एंड कोडिंग के साथ एसोसिएटेड है। जो कि अगर हमको पूरा वाटरफॉल मॉडल अगर हम डिज़ाइन करना है तो हमको ये इन सभी फेजेस को इंक्लूड करके ही हम पूरे वाटरफॉल मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, अगर हम जब पूरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तब मतलब हमारे सब फेजेस कंप्लीट होते हैं तो आखिरी फेज में आके हम टेस्टिंग वाला पॉइंट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर मान लो प्रीवियस फेजेस में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसको वहाँ पे टेस्ट नहीं कर पाएंगे और आखिरी वाले पॉइंट पे जब हम टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, फेलियर होगा। और हम उसको स्पेशली हम क्या कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं फेलियर के लिए। ठीक है ना, कि तुम तो हम ये कह सकते हैं कि इन लास्ट फेजेस जब टेस्टिंग फेज कब हुआ, एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है ना, जब पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाली होगी और उसके एंड में टेस्टिंग की जाएगी। इसका मतलब है इट मे बी रिस्की एंड इनवाइट फेलियर। इसका मतलब हमने क्या करते हैं कि स्टार्टिंग फेजेस में जहाँ कहीं भी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और आखिरी वाले फेज में आकर हम जब टेस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, किसको इन्वाइट कर रहे हैं, फेलियर को इन्वाइट कर रहे हैं और रिस्क भी इसमें ज़्यादा रहेगी। लेट अस स्टार्ट द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। बेरी मूव्स टॉप 10 इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, जो इट इज़ वेरी गुड एंड ऑब्जेक्टिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये कह सकते हैं कि बेरी बूम ने जो टॉप 10 इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स दिए हैं बहुत ही अच्छे हैं और जो उसका ऑब्जेक्टिव है, कैरेक्टराइजेशन ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत ही बढ़िया है। किसके लिए? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरी कॉस्ट 100 टाइम मोर देन फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम इन अर्ली डिज़ाइन फेज। इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप जो भी फाइंडिंग फिक्सिंग जो करते हैं, मतलब अगर 100 टाइम्स होगी किसकी कॉस्ट, अगर आप डिफ़ॉल्ट फाइंड आउट करोगे डिलीवर के बाद, समझ में ना, डिलीवरिंग के बाद अगर आपने फाइंड की कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं उस मशीन में या उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी। और ये जो अर्ली डिज़ाइन, तो ये चीज़ क्या करनी चाहिए आपको, जो भी डिलीवरी करने से पहले ही आपको क्या करना चाहिए, उसकी फाइंड आउट करनी चाहिए और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको फिक्स करना चाहिए। जैसे सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको कि रिलायंस ने अपना एक मोबाइल लॉन्च किया था। तो रिलायंस ने जब लॉन्च किया था तो जब उसने लॉन्च किया था उसको ये नहीं मालूम था कि उसमें क्या क्या फॉल्ट आने वाले हैं। ठीक है ना,
उसमें मार्केट में लॉन्च किया, मतलब डिलीवर किया, उसके बाद 100 टाइम्स क्या हुआ, उसमें प्रॉब्लम्स आने, कई प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी कॉस्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई, जबकि ये चीज़ वो पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो ये जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है कोई नई नहीं है, मतलब ये कोई हर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स होती है और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सेकेंड है, यू कैन कंप्रेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शेड्यूल 25% ऑफ नॉमिनल बट नो मोर। सेकेंड पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शेड्यूल को 25% नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बट नो मोर, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि n% को अगर हम नॉमिनल करने जाएंगे तो हमको m% को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमको कुछ भी प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस करने, शेड्यूल को रिड्यूस करने से क्या होगा कि हमको और व्यक्ति लगाने पड़ सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा बढ़ानी पड़ सकती है, और ये सब चीज़ बढ़ाने की ये काम तभी होगा जब हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़, फॉर एवरी $1 यू स्पेंड ऑन डेवलपमेंट यू विल स्पेंड $2 ऑन मेंटेनेंस। तो जिसमें कहा गया है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, $1 किसके लिए स्पेंड करते हैं, डेवलपमेंट के लिए करते हैं, मतलब विकास के लिए, और जो $2 किसके लिए करते हैं, मेंटेनेंस के लिए। अब ये किसने बोला है, बोमेन ने कहा है, और ये भी कहा है कि सॉफ्टवेयर विकास मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रकार से आयरन लॉ है, ठीक है। और ये जब, अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, सिंपल से अगर हम बात करें, जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है तो उसको जो डेवलपमेंट जो करने में जो कॉस्ट लगती है वो कम लगती है, जबकि उसको मेंटेन करने में जो कॉस्ट लगती है वो सबसे ज़्यादा लगती है। तो यही सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की। समझ में आया ना आपको? नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ सोर्स लाइन ऑफ कोड। तो हम यहाँ कह सकते हैं कौन से फोर्थ वाले पॉइंट पे कि जो मेंटेनेंस और जो डेवलपमेंट कॉस्ट है किसके, सॉफ्टवेयर की, वो क्या होती है, प्राइमरी चेंज होती रहती है। नंबर ऑफ उसको इस पर डिपेंड करती है, उसके सोर्स लाइंस ऑफ कोड पे डिपेंड करती हैं। कैसे, मतलब दीज आर द कस्टम्स, मतलब ये क्या होते हैं, कस्टम बेस्ड होते हैं सॉफ्टवेयर। ये मतलब जैसे कि हम लोगों ने सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई किसी को छोटा सॉफ्टवेयर चाहिए उसी टाइप का, तो उसको छोटा सॉफ्टवेयर दे देंगे, और किसी को बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए तो बड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल को छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो उसको छोटा सॉफ्टवेयर मिल रहा है अटेंडेंस के हिसाब से, और जो वही चीज़ कॉलेज को चाहिए तो बड़ा मिलेगा, और वही चीज़ यूनिवर्सिटी को देना तो उससे बड़ा चाहिएगा। तो ये क्या है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस एंड कॉस्टिंग, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो सब वहाँ पे लाइन ऑफ कोड्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ जहाँ छोटा चाहिए वहाँ लाइन ऑफ कोड कम होंगे, और जहाँ बड़ा होगा वहाँ लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएंगे। यही तो मेन कॉम्प्लेक्सिटी है कॉस्टिंग की। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट पॉइंट है, वेरिएशन अमंग पीपल अकाउंट फॉर द बिगेस्ट डिफरेंस इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वेरिएशन अमंग पीपल मतलब कि अलग अलग टाइप के पीपल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो वेरिएशंस होंगे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी अकाउंटिंग में भी डिफरेंस आएगा। बिगेस्ट डिफरेंस आ सकता है सॉफ्टवेयर के प्रोडक्शन में, मतलब अब यहाँ अगर मान लो जिसको नॉलेज कम है, तो अगर वो चीज़ वो प्रोडक्ट करने जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा लग जाएगी। अगर वहीं मैं एक्सपीरियंस पीपल को रख दूंगा तो उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्टिंग कम भी होगी और हमको गेन भी ज़्यादा होगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या ये क्या है, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा है, या ये बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, एक क्वालिटी है, जहाँ पर अच्छे लोगों को काम पर रखने से क्या फ़ायदा होगा कि हमें एक तो काम भी अच्छा मिलेगा उसकी वजह से, और वो काम फास्ट भी होगा, और वो दूसरों से काम करवा भी सकेगा। क्लियर? तो यही चीज़ हमको इम्पॉर्टेंट है, तभी हम सक्सेस और फेलियर के लिए सोच सकेंगे। तभी सक्सेस और फेलियर के सब कब सोचेंगे, अगर व्यक्ति सही है तो सक्सेस मिलेगी, और व्यक्ति सही नहीं है तो फेलियर तो 100% होगी। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस है किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, कि व्यक्ति कौन सा हायर कर रहे हैं हम, गुड या बैड, मतलब अनएक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस पब्लिक रिक्रूट कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है, द ओवरऑल रेशियो ऑफ सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर कॉस्ट इज स्टिल ग्रोइंग। In 1955 it was 15 to 85, in 1985 to 85 to 15। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है कि जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। अगर 1955 से देखें तो तब हार्डवेयर की कॉस्ट ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, 15 और 85 का रेशियो था। बट अभी क्या है, 1985 में 85 to 15 का रेशियो हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गई, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है हार्डवेयर की कॉस्ट से। मतलब 85% क्या है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर। समझ में आया? तो यूँ कह सकते हैं कि हर जगह सॉफ्टवेयर लग रहा है, और वहाँ पर जहाँ भी हार्डवेयर है
हार्डवेयर में इंस्टॉल कराया जाता है और जहाँ उसकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होती है, कई गुना ज़्यादा होती है हार्डवेयर की कॉस्ट से। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ उसकी कई कई कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसको मैनेज करना होगा। साथ ही साथ उसको हमको जो हार्डवेयर जो होता है वो तो एक बार बन जाता है। तो हार्डवेयर अगर आपने देखा होगा मार्केट में, जो कंटिन्यूटी अगर हम देखें तो कंटिन्यूटी चेंजेस नहीं हो रहे हार्डवेयर में, जबकि सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूटी चेंजेस हर 6 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं उसमें। इसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप व्यक्ति को उसको और अट्रैक्ट करने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, अलग अलग व्यू दिखाने के लिए आपको एनिमेशन देना पड़ते हैं, और अलग अलग व्यू देने की वजह से उसके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व भी किया जा रहा है थ्रू सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है 7, ओनली अबाउट 50% ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट इज डिवोटेड टू प्रोग्राम मीनिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत है किसके लिए, कि यहाँ बोला जाएगा कि ओनली जो कोडिंग जो है सिर्फ 15% ही है। समझ में, प्रोग्रामिंग वाले में 15% ही है, बाकी जो है पब्लिक इसको, और मतलब सिर्फ 15% ही पीपल्स जो है इसकी तरफ डिवोटेड है। बाकी दूसरी अलग अलग और भी क्या बोलते हैं ऑप्शंस अवेलेबल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग हुआ, फिर उसको टेस्टिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, और बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अलग डिफरेंट डिसिप्लिन से जो रिक्वायर्ड है, जो इसको 85% बनाते हैं। क्लियर, 85% बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड प्रोडक्ट टिपिकली कॉस्ट 3 times एज मच पर SLOC एज इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोडक्ट कॉस्ट 9 times एज मच। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है और जो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कॉस्ट 3 times होती है एज मच पर SLOC। ठीक है, मतलब SLOC मतलब क्या होता है, सोर्स लाइन ऑफ जो होती है कोडिंग, लाइन ऑफ कोडिंग जो होती है उसके बेसिस पे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो क्योंकि जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, बनाओगे, प्रोग्रामिंग में लिखोगे, उसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग, जितनी लाइन लिखी जाएगी उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग को देखा जाता है इंडिविजुअल प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, और सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोडक्ट कॉस्ट 9 times एज मच। इसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हो जाती है 9 times हो जाती है, उसकी वजह से होती है। टिपिकल अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन से 3 times ही है, बट लाइन ऑफ सोर्स लाइन ऑफ जो है कोड, उसकी वजह से क्या हो जाती है, उसकी कॉस्ट 9 times हो जाती है। और यही वजह है जितने भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो रहे हैं अभी भी, फ्यूचर में भी, वो सिर्फ लाइन ऑफ कोडिंग की वजह से ही क्या हो रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। 9th पॉइंट, वॉक थ्रू कैच इन 60% ऑफ द एरर्स। हाँ, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हम लोग जो वॉक थ्रू करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो टेस्टिंग के टाइम बहुत सारी हम गलतियाँ पकड़ लेते हैं, तो हम 60% एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ह्यूमन की बात करें, 60% तो हम खुद ही फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी हम क्या करते हैं, टूल का यूज़ करके जो रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम खुद ही वॉक थ्रू कैच 60% ऑफ द एरर, मतलब कैसे, जैसे हमने बार बार खुद ही रन करके देख रहे हैं प्रोग्राम्स को, कोडिंग को, तो हमको वही एरर समझ में आ जाती है, हाँ एरर क्या हो रही है। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग्स के लिए हम उसके लिए एक टूल्स होते हैं उनको भी देते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमको एरर्स फाइंड आउट होती है। और इससे हम 90, मैं ये कहता हूँ कि 90 से 95% हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को जब हम कस्टमर को देते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तब 90 से 95% तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब कस्टमर के हैंड पे जब जाती है तो उसके पास से जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है तो वो हम क्या करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट 10 पॉइंट, 10th, 80% ऑफ द कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम 20% ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। मतलब ये कह सकते हैं कि योगदान का मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब किसका, योगदान का 80% योगदान मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के 20% से आता है। 80% ऑफ द इंजीनियरिंग इज कंज्यूम बाय 20% ऑफ रिक्वायरमेंट। 80% जो इंजीनियरिंग की आवश्यकताओं को 20% कंज्यूम की जाती है, या फिर 80% ऑफ एरर कॉस्ट की जाती है बाय 20% ऑफ कंपोनेंट। जो 80% जो एरर्स आती है किसकी वजह से आती है, 20% ऑफ कंपोनेंट के द्वारा आती है। 80% ऑफ सॉफ्टवेयर स्क्रैप एंड रीवर्क जो होता है किसकी वजह से होता है, 20% ऑफ द एरर की वजह से होता है। ठीक है, 80% ऑफ रिसोर्सेज आर कंज्यूम किया जाता है, मतलब किसकी वजह से कंज्यूम होता है, तो 20% ऑफ द कंपोनेंट की वजह से। 80% ऑफ इंजीनियरिंग इज अकम्प्लिश्ड होगा बाय 20% ऑफ टूल्स। 20% ऑफ टूल की वजह से क्या होगा, 80% ऑफ इंजीनियरिंग क्या होते हैं, अकम्प्लिश्ड होते हैं। और 80% ऑफ प्रोग्रेस इज मेड की जाएगी, मतलब मेड होती है, बनाई जाती है, वो कैसे होता है, 20% ऑफ द पीपल्स से। ठीक है, तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के।
थैंक यू।